हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से हर टॉपिक के हर कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी यही अंडरस्टैंडिंग आपको दिलाएगी फुल स्कोर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है, अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। और इस बार तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 40% से 50% कर दिए हैं, इसलिए वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि जिस बच्चे ने जितने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है वो बच्चा उतना ही अच्छे आंसर देगा, उतने ही ठीक आंसर देगा और सही आंसर आपको दिलाएंगे बहुत अच्छा स्कोर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम करने वाले हैं कि किस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड होता है, फिर उसके बाद से चीजें जो है वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद को कब कंपोज किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप ने किस तरह से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्कियोलॉजी में, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने किस तरह से ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। ठीक है, और ये अशोका के इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पर मिले थे, ये सारी चीजें हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम उस टाइम के पास्ट का, ठीक है, जिस टाइम में वो चीजें हुई थी तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसके लिए काफी सारी चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल की इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, और टेक्स्ट बुक हो गई, क्लियर, और वेद पुराण हो गए हैं। ठीक है, और क्या करेंगे कि कॉइन्स हो गए हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ 1500, मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद करीब करीब 1500 का साल आप बीच में देख रहे हैं ना, कि हमने एक रीजन ये भी पढ़ा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, कि आर्यंस के आने से, कि आर्यंस आए, सबने उनको मार गिराया और इस तरीके से वो खुद सेटल हो गए। ठीक है, जगह जगह पर वो खुद सेटल हो गए। तो ये जो न्यू स्टार्ट होने से पहले, मतलब चीजें जो रीस्टार्ट होती हैं, किस तरह से जो है वो जनपद बनते हैं, किस तरह से छोटे छोटे एरियाज बनते हैं, दोबारा से इंसानों की सेटलमेंट स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग्स की, राइट। तो ये 1500 का टाइम देख रहे हो ना, देयर वाज अ सेवरल डेवलपमेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 1500 में ऐसा क्या हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि देयर वाज आल्सो पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदास। अब इसी में ही ऋग्वेद को कंपोज किया जाता है। ऋग्वेद को कब कंपोज किया जाता है? ऋग्वेद को कंपोज किया जाता है 1500 टू 1000 BCE। ठीक है, ऋग्वेद को कब कंपोज किया जाता है? 1500 टू 1000 BC। क्लियर। अब ये जो ऋग्वेद है, ये हमें पता है कि ये हिंदुओं का सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, तो माना जाता है कि ऋग्वेद को जब कंपोज किया गया तो इंदस रिवर, ठीक है, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में, जो कि 5 ट्रिब्यूटरीज थी ना, ठीक है, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज, ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। तो इनके आसपास में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ये लोकेटेड थी। ठीक है, अब इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में ही बैठ करके ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। ठीक है, तो कंपोज करने के बाद, और कंपोज कब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो कब कंपोज कब किया गया? 1500 टू 1000 BC में। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदास वॉज कंपोज पीपल लिविंग अनदर। अब देखो, ये ऋग्वेद को वही कंपोज करेंगे जो इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में सेटल्ड होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जेम्स प्रिंसेप एंड ऑफिसर। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप एक वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऐसे ऑफिसर थे जो कि सिक्कों पर जो मिंटिंग होती है ना, मतलब कोई भी छपाई का काम होता है, तो वो उस तरह के काम करने में स्किल्ड थे। तो जेम्स प्रिंसेप एंड ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन पर लिखी हुई स्क्रिप्ट, ठीक है, जिस स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ था, वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट। सबसे पहले इसको डिसाइफर
जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और कब किया था? 1838 में। कब किया था? 1838 में। क्लियर? तो 1838 में इसको डिसाइफर करने के बाद कि किस तरह से अशोका के इंस्क्रिप्शन पर जो भी कुछ लिखा है उसका एक एक मीनिंग, ये कब पता चलेगा? जब रीडर को कब समझ में आएगा? जब उसके मीनिंग को समझाया जाए। तो इनसे पहले, जेम्स प्रिंसेप से पहले किसी ने इसको डिसाइफर नहीं किया था, इनके इंस्क्रिप्शंस को, अशोका के इंस्क्रिप्शन को। तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया, वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स में भी क्या होता है? कॉइन्स में भी, ठीक है, राजा की फोटो यहाँ पर छपी होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वो भी जो है वो ब्राह्मी और खरुस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, जो सबसे पहले के कॉइन्स थे। ठीक है, अब इनका मीनिंग कब पता चला? जब इन्होंने इसको, स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब दूसरी पार्ट आते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज मेंशन अ किंग रेफर टू एज द पियदासी। जब जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था, ठीक है, तो देखा, जब उसको रीड कर रहे थे तो एक राजा ऐसा था जिसने अपना नाम एक्चुअल में ना लिखाकर अपना नाम पियदस्सी लिखवाया हुआ था। पियदस्सी का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, एक तो पियदस्सी था और दूसरा क्या था? पियदस्सी और देवान पिया। ठीक है, देवान पिया, राइट। एक तो पियदस्सी था और देवान पिया था। देवान पिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड। ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड। तो किस राजा ने अपने आप को पियदस्सी और देव पिया लिखवाया? तो बाद में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद में पता चला कि अशोका ने खुद अपने आप को इस तरह से दो नामों से लिखवाया है। एक तो ये कि प्लीजेंट टू बी होल्ड, जो सबको अच्छा लगता है, सबका प्यारा होता है। ठीक है, एक वो जो भगवान का प्यारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को उन्होंने एक टाइटल के रूप में अपने आप को शो ऑफ किया। उधर देयर वाज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच रेफर टू अ अशोक। फिर उसमें से कुछ पता चला कि ये तो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, और कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजों को मैच करने के बाद या बहुत सारी स्टडी करने के बाद फिर पता चलता है कि ये तो अशोका ने इस तरह से अपने आप को लिखवाया है। यूरोपियन, जैसे पहले ऐसा नहीं होता था कि आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि लोग शायरी करते थे, ठीक है, शायरी लिखते थे, और शायरी के बाद फिर वो अपना नीचे बनाम लिख देते थे, है ना। और कई बार आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, कई बार अपने बुक में कोई चैप्टर भी पढ़ा होगा, नीचे कोई नाम ही नहीं दिया होता है ना, अननोन करके दिया होता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो सेम वैसे अशोका ने भी अपने इंस्क्रिप्शन में इस तरह से लिखवाया कि यूरोपियन एंड द इंडियन स्कॉलर यूज्ड इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट कंपोज इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज। तो यूरोपियन एंड द इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट कंपोज इन द। तो ये जो हमारे यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, इन्होंने इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट जो होती थी कंपोज इन, इनको काफी सारी लैंग्वेजेस में कंपोज किया है। फॉर एग्जाम्पल कि अशोका के इंस्क्रिप्शन मिल गए, ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे? वो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट ने। उनके मीनिंग को जान करके अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया ताकि रीडर उसको ज्यादा पढ़ करके समझ पाए। ठीक है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट द लाइनेज ऑफ द मेजर डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इससे यह भी पता चला कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मेजर डायनेस्टीज होती हैं वो कहां कहां पर रूल करती है, कैसे कैसे रूल करती हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे पहले हम समझते हैं कि द अर्ली स्टेट, कि ये जो स्टेट बने ये सबसे पहले, देखो हड़प्पा बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी थी, ये चीजें दोबारा से रीस्टार्ट हो रही थी। तो रीस्टार्ट में सबसे पहले लोग सेटल्ड होंगे। ठीक है, सेटल्ड होने के बाद वो एक कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी बनने के बाद धीरे धीरे वहां पर एक हेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही हेड अपनी इस कम्युनिटी को, अपने एरिया को एक्सटेंड करेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इसका एरिया, इसकी लिमिटेशन, इसकी बाउंड्री जो है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी और वो धीरे धीरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट की कहानी कैसे क्या बनी है वो ध्यान से सुनना कि देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो लोग जगह जगह पर सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए थे, एक ही जगह तो नहीं हुए थे ना, तो थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप यहाँ पर, छोटा सा यहाँ पर, फिर कई यहाँ पर, इस तरीके से बहुत कई जगहों पर ये ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी। थोड़े थोड़े लोग कहीं कहीं पर रहने लगे थे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ध्यान से देखना। तो पहले मैं इसको समझा दूं। ठीक है, इनको बोला जाता है जन। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है पीपल। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि किस तरीके से जन होता है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि देखो
इधर क्या होता है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी तो लोग कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ठीक है, इस तरीके से लोगों ने अलग अलग जगहों पर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो लोग होते हैं इनको क्या बोलेंगे, जन बोलेंगे। आपने संस्कृत में सुना होगा ना, जन का मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है, पीपल, राइट। तो ये लोग क्या करेंगे, पीपल यानी कि जन कहीं से सेंट्रल एशिया से आते हैं और यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी ग्रुपिंग होने लगती है, मतलब ये बड़ा होने लगता है, ठीक है। अब यही लोगों का ग्रुप जब रहने लगेगा यहाँ पर, तो जन से क्या बनेगा, एक इंसान से तो कोई ग्रुप बनेगा नहीं ना, तो बहुत सारे लोग ग्रुप में रहेंगे, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, तो ये जो ग्रुपिंग होगी इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जनपद। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जनपद, ठीक है। अब ये जनपद बन गया, तो जनपद क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल। अब ये पीपल, खाली पीपल मतलब जन हो गए, जन से क्या बने, जनपद हो गए। अब जब जनपद में क्या होगा, एक हेड होगा, जैसे सरदार छोटे छोटे वो कबीले के रूप में बन जाते हैं, ठीक है, वो क्या बन गए, जनपद बन गए। अब उन जनपद में एक हेड होगा, ठीक है। अब वो हेड क्या करेगा, मान लीजिए हेड के मन में ये आती है कि मेरा एरिया जो यार छोटा है, क्यों ना मैं अपने एरिया को एक्सटेंड करूं, क्यों ना मैं अपने एरिया को बड़ा करूं, जिससे मेरे पास पावर भी आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर भी आ जाएगी, और मैं अच्छे से रूल भी करूंगा। लोग जो है मेरी पावर को देख करके मेरी शक्ति का अंदाजा लगा लेंगे कि मैं कितना पावरफुल हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले जनपद पर अटैक करेगा, ठीक है। इस जनपद पर अटैक करके फिर इसने क्या किया, अपना दायरा तो बड़ा कर लिया ना, यहां से यहां तक का पूरा दायरा जो है वो इसका हो गया है, हो गया इसका दायरा, क्लियर, इसका दायरा हो गया। इसके बाद ये क्या बन गया, ये बन गया महाजनपद। ये क्या बन गया, महाजनपद, ठीक है। तो जन से क्या बना, जन से बना जनपद, और जनपद से क्या बन गया, महाजनपद। तो कहानी समझ में आ गई, जन से जनपद की और जनपद से महाजनपद की। तो इस तरीके से ये महाजनपद होते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, अब हम आगे आते हैं कि आगे की कहानी इन 16, ये जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे 16 महाजनपद होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होंगे। जैसे मैंने बताया ना कि एक रूलर, एक हेड ने दूसरे पर अटैक करके उसको एक्वायर कर लिया, ऐसे ही वो तीसरे पर भी करेगा, चौथे पर भी करेगा। इसका मतलब ये कि उसका जो एरिया था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, इस एक्सटेंडेड एरिया को ही महाजनपद कहते हैं। तो ऐसे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे 16 महाजनपद होंगे। तो इन द 16th सेंचुरी, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, 6th सेंचुरी BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। ये 6th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो 6th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसमें इस हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट इसको क्यों कहा जाता है, 6th सेंचुरी को। ऐसा क्या हुआ था, क्या डेवलपमेंट हुई थी, कौन कौन से इसमें काम हुए थे, जिसकी वजह से 6th सेंचुरी को एक टर्निंग पॉइंट, एक मेजर टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में बोला गया है। तो वो क्या है, अर्ली बुद्धिस्ट और जैनास टेक्स्ट मेंशन द 16 स्टेट्स नोन एज द महाजनपद। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और जैनिस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि ये जो इस तरह के जो महाजनपद बने थे, तो ये 16 महाजनपद होते हैं। और 16 महाजनपदों का उल्लेख दोनों बौद्धिज्म और उसमें जैनिज्म दोनों की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जनपद मींस क्या होता है, जनपद होता है लैंड वेयर, वो धरती, वो लैंड जहां पर ग्रुप ऑफ द पीपल रहते हैं। लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो उसको ट्राइब कहिए, ठीक है, चाहे आप उसको वो क्लान कहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। सेट ऑन द फुट और द सेटल्स, इट इज द वर्ड यूज इन द प्राकृत और संस्कृत। तो ये जो जनपद है ना बच्चे, ठीक है, जनपद को प्राकृत और संस्कृत में जो है वो जनपद कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे पता ही है आपको कि अ लैंड वेयर द पीपल और क्लान और द ट्राइब सेट, जहां पर लोग आकर ग्रुपिंग में रहने लगते हैं। सो मोस्ट ऑफ द महाजनपदात, अब मैंने क्या बताया था, हर एक महाजनपद में एक रूल हेड होगा। अब उसी हेड को राजा बना दिया जाएगा, उसी को ही राजा बोला जाएगा। तो रूल्ड बाय अ किंग वेयर नोन एज, जो कि इसको घानास और संगा के रूप में इनको माना जाएगा, वाज अ ओलिगेची, ठीक है, वर ओलिगेचीज। अब ये ओलिगेचीज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत बार 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगेचीज। ओलिगेचीज होते हैं वेयर द पावर वाज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। वेयर द पावर, जो भी एक पावर एक राजा के हाथ में होती है, तो वह शेयर द नंबर ऑफ, वो अपनी पावर को अपने मिनिस्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो भी उसके वेलविशर होंगे, जो भी उसके आसपास के होंगे,
कहते हैं ना कि बहुत ही क्लोज होंगे, तो उनके साथ वो पावर को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसी को बोल दिया कि तुम्हें जो है वो मेरी आर्मी देखनी है, ठीक है, किसी को बोलेगा तुम्हें ये एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाला काम करना है, किसी को बोलेगा तुम्हें ये काम करना है, ये करना है। तो उसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है? ओलिगार्ची कहा जाता है। अब महाजनपद हैड अ कैपिटल, हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, ठीक है। कैपिटल क्यों बनती है? कैपिटल से पता चलता है कि वहां पर पर्टिकुलर राजा का पैलेस होता है, और कोई बाहर से कोई भी राजा हो गया, कोई भी विजिटर हो गया, तो वो इधर उधर कहाँ ढूंढेगा राजा को? तो पर्टिकुलर प्लेस पता होगा, वहीं जाकर के जो है वो राजा से जो है वो मिलेगा। तो महाजनपद हैड द कैपिटल विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता था, चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घेर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कभी भी दुश्मन आ करके राजा पर अटैक भी तो कर सकता है ना। सबको पता है कि राजा कैपिटल में रहता है, ठीक है, राजा का पैलेस जो है वो कैपिटल में है। तो दुश्मन अगर वो फोर्टिफाइड नहीं हुआ तो कभी भी आकर इसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आज भी देखते हो ना कि पीएम के आसपास में, उसके जहां पर उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास में कितनी हाई सिक्योरिटी लगा दी जाती है ना, इसीलिए कि ताकि रूलर, राइट, गवर्नमेंट वो प्रोटेक्टेड रहे। जब गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, तो तभी तो देश चलता है। क्लियर? तो सेम ऐसे ही था। तो फ्रॉम द 6th century BC ऑनवर्ड ब्राह्मण बिगेन कंपोजिंग द संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्म। क्वेश्चन आता है कि धर्मसूत्र को कब कंपोज किया गया? 6th century BC ऑनवर्ड्स। 6th century BC से ही ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है, संस्कृत में एक बुक कंपोज की गई जिसका नाम था धर्मसूत्र। सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूलाज। सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाएंगे, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, इन्हीं को ही धर्मसूत्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदास कौन कौन से थे? ये 16 महाजनपदास थे, ठीक है। कौन कौन से? यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया क्या बोलते हैं, मगध हो गया, ठीक है, मगध हो गया। मगध की कैपिटल क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। काशी हो गया, कौशल हो गया, राइट, श्रावस्ती हो गया, ये हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, राइट, और क्या हो गया? सूरसेन हो गया, ठीक है, मत्स्य हो गया, चेदी हो गया, अवंती हो गया, ठीक है, और अंगा हो गया, ठीक है, अंगा हो गया। उसके बाद ये अंगा है, ठीक है, ये अंगा हो गया, वज्जी हो गया। तो ऐसे 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख जो है वो जैनिज्म और बौद्धिज्म जो की बुक थी, टेक्स्ट बुक थी, उनमें किया गया है। तो 16 महाजनपद में से अब जो सबसे पावरफुल होगा, मतलब कि ये टोटल आपने 16 देखे ना, तो इसमें से सबसे पावरफुल ये मगध होगा, ठीक है, सबसे पावरफुल मगध होगा, यानी कि सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे सिस्टम और सबसे बड़ी आर्मी। कहने का मतलब हर क्वालिटी, हर वो अच्छी बात इस मगध को इतना बड़ा पावरफुल बनाने में मदद करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या करेंगे हम? इसमें सबसे पहले हम करेंगे द फर्स्ट अमंग द 16 मगध, ठीक है। तो इन 16 में से मगध के पावरफुल होने का रीजन क्या है? तो यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? बिटवीन टू 6th and the 4th century BC ही मगध इन द प्रेजेंट डे बिहार। तो पहले का मगध आज का बिहार है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा? जनपद पढ़ा, ठीक है। अब वो जनपद, आज के टाइम में जनपद को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनकर मिलकर क्या बनाएंगे? स्टेट बनाएंगे। तो ये महाजनपद क्या था? स्टेट था, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट मिलकर क्या बनाएंगे? कंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही कि बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मगध वाज द रीजन वेयर द एग्रीकल्चर। क्यों था ये मगध इतना ज्यादा पावरफुल? क्योंकि मगध की जो एग्रीकल्चर की जो एक प्रोडक्शन थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि ये रिवर के पास में लोकेटेड था, ठीक है, गंगा रिवर के पास में लोकेटेड था, जिसकी वजह से रिवर वाटर की वजह से इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता है। साथ साथ में इसमें बताया गया कि आयरन माइंस। क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कि बताओ मगध के पावरफुल होने के क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उसको डिफाइन करना है। तो पॉइंट्स में उसको डिफाइन कर दीजिएगा। नंबर 1 कीजिएगा कि इसकी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बस हेडिंग बना करके उसको डिफाइन कर दीजिएगा। सेकंड, आयरन माइंस, ठीक है, प्रेजेंट डे झारखंड। तो आज का जो झारखंड देख रहे हैं ना, वो पहले इसी में था, मगध में ही था, और उसमें आयरन माइंस बहुत थी। तो हड़प्पा में हमने देखा कि आयरन को लोग जानते भी नहीं थे।
तो आयरन एक ऐसी मेटल थी जिसकी वजह से ये मगध बहुत बहुत पावरफुल बने था, क्योंकि आयरन से ही टूल्स बनाए जाएंगे, आयरन से ही वेपन्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने आर्मी में इसके वेपन्स को यूज किया करती थी, दुश्मनों को मारा करती थी और इस तरह से विजय प्राप्त किया करती थी, है ना। इस तरह से 1 बाय 1 विक्ट्री जो है वो गेन कर लिया करते थे। तो इनिशियली राजगीर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि मगध की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी। तो मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगृह, जिसको कहीं कहीं राजगह भी कहा जाता है, विच लेटर शिफ्टेड द पाटलिपुत्र। फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, कब, 4th सेंचुरी में, ठीक है। बाद में इसको 4th सेंचुरी बीसी में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 321 बीसीई। अब इसमें जो डायनेस्टीज रूल करती हैं, ऐसा नहीं कि सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी ने ही रूल किया, ठीक है। तो इससे पहले काफी सारी, जैसे हर्यक डायनेस्टी है, ठीक है, फिर नंद डायनेस्टी है, तो काफी सारी डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन बात किसकी आती है, मौर्य डायनेस्टी की, जिसकी वजह से ये मगध इतना ज्यादा फ्लरिश होता है, इतना एक्सटेंड होता है, इतना बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत जाना जाता है। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इन्होंने मौर्य एम्पायर की नींव रखी 321 बीसी में। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल एज फार, उन्होंने अपना ये जो साम्राज्य है, अपना दायरा, अपनी लिमिटेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट अप टू अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इसको फैलाया, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया। फाइंडिंग अबाउट द मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर के बारे में हमें कहां से पता चलता है। अगर मान लो ये सोर्सेज नहीं होते या टेक्स्ट बुक नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलता कि हिस्ट्री क्या थी एक्चुअल में। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं मिला, सिर्फ वहाँ के आर्टिफैक्ट से ही एक अज्यूम किया गया, ठीक है, इस तरह से वहाँ पर लोग रहते थे, इस तरह का ट्रेडिंग किया करते थे। तो कोई भी रिटर्न प्रूफ जो होता है ना, वो एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ होता है, कुछ भी लिखा हुआ जो कंटेंट होता है वो एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ होता है, और ये चीजें हमें महाजनपदाज में मिलने लगी। तो जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये सबसे पहले पता चलता है हमें उनके historian have used a variety of the sources constructed the history of Maurya Empire. These include the archaeological finds. Archaeological finds यानी कि खुदाई के दौरान जो चीजें मिली, ठीक है, फिर उसको रिसर्च करके उसका फिर पता लगाया। जैसे सी जो कार्बन डेटिंग 14 होती है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को का एज का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब मान लो उसमें कार्बन डेटिंग 14 से इसको उस पर रख दिया, तो इसकी एज अपने आप वहां पर लिखी हो जाएगी कि ये इतना पुराना है, ठीक है। तो उसके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले, कोई चीजें मिली, तो उसमें पता लगाया कि ये इतनी पुरानी थी और उस टाइम में मौर्य डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। स्पेशली द स्कल्पचर्स, और स्पेशली की बात करें कि इसमें स्कल्पचर्स की, यानी कि मूर्तियां जो पाई गई उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या बनी, स्पेशली मूर्तियां जो उनकी मिली, हमें स्कल्पचर्स मिले, पत्थर की मूर्तियां, चाहे वो राजा की थी चाहे वो किसी और की थी, तो इससे पता चलता है। कौटिल्य और चाणक्य, ये 2-3 नाम जो है एक ही पर्सन के हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी चाणक्य। आज देख रहे हो ना कि दुनिया भर में चाणक्य की बुद्धि को कंपीट करने के लिए कोई ऐसा बना ही नहीं है। तो चाणक्य की नीति दुनिया भर में बहुत फेमस है। तो ये वही चाणक्य है जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में इतना कुछ डिफाइन किया अपनी बुक में, अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही मेगास्थनीज आता है। तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में, ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था इंडिका, ठीक है, इंडिया नहीं, सॉरी, इंडिका, ठीक है, इंडिका, क्लियर। चलिए, तो इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। तो इसके साथ साथ में हमें काफी सारे वो भी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले, ठीक है। ये मेगास्थनीज की बुक मिली, कौन सी, इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज की बुक मिली इंडिका,
राइट। तो इससे भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो बुद्धिस्ट, जैनाज एंड द पुराणिक, तो कहाँ से, बुद्धिस्ट, जैनाज, पुराणिक लिटरेचर एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पायर। इनसे पता चला, इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन द मौर्य एम्पायर, दीज आर राइटिंग। तो जो भी हमें कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला है उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी कुछ पता चलता है। दीज आर द परमानेंट रिकॉर्ड, जो हमें रिटर्न प्रूफ मिला है, दीज आर द परमानेंट रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, इस तरह के इंस्क्रिप्शन होते थे, इन पर कुछ लिखा होता था तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन गया ना। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं हार्ड सरफेस पर लिखी हुई कोई भी चीजें, ठीक है। ये क्या होता है, हार्ड सरफेस, ठीक है, हार्ड सरफेस पर, या तो स्टोन पर, ठीक है, स्टोन पर, या फिर कोई भी मेटल प्लेट हो गई, तो उस पर जो भी कुछ लिखा होता है तो वो जल्दी से ना खराब नहीं होता, वो मिटता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें काफी कुछ उसमें जानकारी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत साल होने के बाद जब वो मिट्टी में हमें मिले, या फिर बहुत कहीं पर अभी भी स्टे किए हुए मिले हैं, तो उसमें से काफी पुराने होने की वजह से कुछ इंस्क्रिप्शन के लेटर्स मिस हो गए हैं, कुछ फेडेड हो गए हैं, कुछ जो बुक्स मिली है उनकी जो इंक है वो फेल हो गई है, फेडेड हो गई है, कुछ मिस होने के जैसे कंप्लीट सेंटेंस का सेंस नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारी, ठीक है, दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन ओवरऑल क्या पता चलता है कि हमें डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, साम्राज्य के बारे में, एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं साथ साथ में उनकी डेट्स भी हमें पता होती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऐसे लिखते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी विक्ट्रीज जो है वो हासिल करी थी, कौन कौन सी विजय प्राप्त करी थी, साथ में जैसे कलिंगा वॉर हुआ था, ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कलिंगा वॉर कब हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। तो कलिंगा वॉर, ठीक है, तो जो कलिंग के राजा थे उनके साथ में उनको कलिंगा वॉर होता है, ठीक है। उसके बाद अशोक अपने वेपन्स को गिव अप कर देता है रणभूमि में ही, और कभी दोबारा अपनी लाइफ में कभी भी वेपन्स को उन्होंने हाथ में ना लेने की उन्होंने कसम खाई, राइट। और फिर बाद में बौद्धिज्म को अपना लेते हैं, और इस तरह से बौद्धिज्म को फैलाने के लिए उन्होंने काफी एफर्ट्स भी किए, काफी सारे काम भी किए, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, रिकॉर्ड से पता चलती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मौर्य एम्पायर में हम पढ़ने वाले हैं द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, ठीक है। कौन कौन से मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, देयर वर द, देखो यहाँ पर है 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये सेंटर ऐसे कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इसको 5 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपका कैपिटल ही हो गया, कौन से, पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। अब वो पाटलिपुत्र के बाद हम देखेंगे, पाटलिपुत्र तो उनकी कैपिटल थी ही, उसके बाद में तक्षशिला, उज्जैनी, राइट, तोशाली और स्वर्णगिरी, राइट। तो ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं वो आपको देखना है। तो आपके इस तरह के मैप के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो ध्यान से देखना कहाँ कहाँ पर है ये 5 सेंटर, ठीक है। तो ये रहा आपका तक्षशिला, राइट, तक्षशिला। उसके बाद ये उज्जैनी है, राइट, उज्जैनी है। उसके बाद बताया गया है इसमें उज्जैनी के बाद तक्षशिला, तोशाली, राइट, तोशाली भी यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया आपका गिरनार, सोपारा, ये हो गया कलिंगा, समुद्रगुप्त, सांची, गुजारा, ठीक है। तोशाली, कोपारा, कलसी, मेरठ, ठीक है। अभी आगे दिखाती हूँ मैं, तोशाली, स्वर्णगिरी और ये सब कहाँ पर हैं, ये सारे इसी मैप में, एक और मैप आगे लाकर दिखाऊंगी मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना आपको इस तरीके से एक मैप दिखाई देगा, वहां पर सारी चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र, एक तो पाटलिपुत्र थे, प्रोविजनल इलेक्शन, प्रोविजनल सेंटर्स द तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, राइट। ये तो 5 पॉलिटिकल मेजर सेंटर्स बनाए गए थे जिसकी वजह से, और पाटलिपुत्र कहाँ पर है, ये आज का पटना पाटलिपुत्र देख रहे हैं ना, तो ये है आपका पाटलिपुत्र, ठीक है, ये है आपका पाटलिपुत्र, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया। अब देखो इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उसको
जो है वो 5 पॉलिटिकल मेजर सेंटर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट कि चीजें ना स्मूथली तरीके से चलती रहे, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीजें अगर उनको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, तो पीसेस में बांट दिया जाएगा, तो वो चीजें अच्छी तरीके से रन करेगी। वहां पर हेड बना दिया जाएगा किसी को कि तुम्हें पूरा का पूरा इसको देखना है, इसका चार्ज तुम्हें हैंड ओवर किया जाता है, तो वो अपने तरीके से उसमें पूरी डेवलपमेंट करेगा। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द कैपिटल प्रोविजनल, ठीक है, सेंटर्स, कम्युनिकेशन अलोंग द बोथ रिवराइन एंड द रिवराइन एंड। अब ये जो इनका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, किन किन का कम्युनिकेशन का मतलब होता है, इनके जो ट्रेडिंग्स होंगे, जो मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो ये इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो रिवराइन से भी होगा और लैंड रूट से भी होगा, यानी कि रिवर के थ्रू भी होगी ट्रांसपोर्टेशन और लैंड से भी होगी। क्लियर? तो बताया गया है कि रूट वाज वाइटल एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। तो रूट बहुत ज्यादा किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में रूट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर मान लीजिए रोड ही खराब हुआ, टूटा फूटा गड्ढे वाले हुए, तो वहां तक अगर मान लो कि हमें दिल्ली से और पहुंचना है, महाराष्ट्र पहुंचना है, ठीक है, अगर रोड तो स्मूथ हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा रोड है एकदम, ठीक है, हाईवे बना हुआ है, सुपर हाईवे बना हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें वहां तक पहुंच जाएगी। अगर गड्ढे वड्ढे में हुआ तो एक तो टाइम भी कंज्यूम होगा, साथ में टूट फूट भी जाएगा सामान। तो रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी एम्पायर की या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो रूट वाज द वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। आर्मी भी उतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आर्मी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, दुश्मन कंट्री उस पर अटैक करने के लिए 10 बार सोचेंगी। ठीक है, कि भाई देखो अगर हमने इस पर अटैक किया तो किस तरीके से हम जो है वो हार सकते हैं, तो उसको बहुत पहले से अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, तब जाकर के वो जो है उस पर अटैक करने की सोचेंगे। नेक्स्ट आता है कि मेगास्थनीज मेंशन। अब देखो ये रहा, मैंने भी बताया था ना कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में क्या लिखा था, किस तरह से मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लिखा था। कि इंडिका में बताया मेगास्थनीज ने कि पूरी आर्मी को ना 6 सब कमिटीज में बांटा गया था, यानी कि इतनी बड़ी आर्मी थी, करीब करीब 6 लाख तो उसमें पैदल यात्री थे, और घुड़सवार अलग थे, रथ वाले अलग थे, ठीक है, चैरियटर्स अलग थे, एलिफेंट्स वाले अलग थे। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी, और इतनी बड़ी आर्मी को चलाने के लिए फिर से उसमें 6 कमेटीज बना दी गई, ठीक है, सब कमेटीज बना दी गई। उसमें अलग अलग कमेटी को अलग अलग जो है वो चार्जेस दिए गए कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है। इन द 19th सेंचुरी द हिस्ट्री अर्ली इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में मौर्य एम्पायर के बारे में पता लगाया गया, ठीक है, फिर दुनिया को बताया गया कि देखो इस तरह का एक एम्पायर हुआ करता था जो कितना फ्लरिश था। अशोका केम टू बी रिगार्डेड एज द इंस्पायरिंग फिगर बाय द नेशनलिस्ट लीडर। अशोका को एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर माना गया है, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए बहुत इन्होंने काम किए हैं। ठीक है, ये काइंड हार्टेड होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा ब्रेव भी थे, ठीक है, वॉरियर भी थे। क्लियर? सो बाद में ही वॉज द हम्बल देन later ruler who adopted the grandiose the magnificent title। ठीक है, जो इनके बाद में जो भी रूलर्स आते हैं या इनसे पहले जो हुए, उनके कंपैरेटिवली इनको बहुत बहुत जो है वो अच्छा समझा जाता है। कि इनसे पहले भी देखो, इनके जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी कम नहीं थे, लेकिन हाँ इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया ये किया है कि प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने बहुत वेलफेयर के लिए बहुत बहुत काम किया, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे। न्यू नोशंस ऑफ द किंग। अब बात हम नॉर्थ इंडिया की कर रहे थे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में हम देखेंगे ना कि किस तरह से स्टेट का इमर्जेंस होना ना, तो पर्टिकुलर नॉर्थ में तो होगा नहीं, साउथ में भी होगा, ईस्ट में भी होगा, नॉर्थ में भी होगा, तो हर जगह पर यहाँ पर धीरे धीरे स्टेट्स इमर्ज, ठीक है, स्टेट्स बनने लगेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, साउथ की। तो साउथ में भी चोला, चेरास, पांड्यास जैसे जो है वो चीफन्स या कह सकते हो एम्पायर्स, ठीक है, डायनेस्टीज जो है रूल करेंगी। तो चीफ वाज द पावरफुल मैन हु पोजीशन द मैनी। तो चीफ भी क्या होता था, एक तरह का राजा मान लीजिए, तो वो हेरिडिटी हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए किसी राज्य के राजा पर अटैक किया, ठीक है, उसको हरा दिया, तो हराने के बाद दूसरे राजा आ गए, ठीक है, दूसरे ने किंग अपना वो स्टैब्लिश कर लिया, अपना जो शासन था वो स्टैब्लिश कर लिया, मतलब वो हेरिडिटी नहीं हुआ ना, उसकी तो वहीं पर ब्रेक हो गई हेरिडिटी। हाँ ये है कि अगर कोई राजा है और उसका बेटा फिर राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, तो ये तो एक डायनेस्टिक रूल हो गया ना, ये तो हेरिडिटी हो गया, राइट। तो कोई आ करके दूसरे राज्य पर अटैक करके और वो राज करने लगता है, तो वो तो हो गया किंगडम। और जो डायनेस्टिक रूल चलता है कि पहले फादर, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद बेटा, वो हो गया डायनेस्टिक रूल, राइट। तो इसमें वो हो भी सकता था, हेरिडिटी नहीं भी हो सकता। अब किसी राजा को किसी ने हरा दिया तो दूसरा भी तो राजा आ सकता था। सो ही रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट लाइक द किंग हु यूजुअली
कलेक्टेड द टैक्स। तो ये लोगों से गिफ्ट लिया करता था, जैसे कि टैक्सेस लेते हैं। अब राजा का काम कैसे चलता था, मतलब उनका आज भी तो यही होता है ना कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे इनकम टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, तो इस तरह के टैक्सेस लेती है ना, जीएसटी हो गया, बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं जो सिटीजन पे करते हैं। अब ये जो पैसा होगा, ये जो भी मनी होगी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पब्लिक के वेलफेयर में उसी को कंज्यूम कर खर्च कर देती है, ठीक है, एक्सपेंड कर देती है। तो इसमें बताया गया कि जो भी राजा लोगों से जो टैक्सेस वो किया करता था, गिफ्ट वगैरह कलेक्ट किया करता था, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस कलेक्ट किया करता था, तो उससे ही एंड ऑफन द डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द हिज सपोर्टर्स, राइट। तो जो उसके सपोर्टर्स होते थे, ठीक है, अब राजा देखो, एक तो ये होता है कि टैक्स से ही उसके पूरे राज्य का काम चलता है, कि टैक्स लोग देंगे, फार्मर्स देंगे, अलग अलग तरह के टैक्स इंपोज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे वो लास्ट में हम करेंगे मुगल एम्परर में जब दिल्ली सल्तनत आएगा तो किस तरह से वो जजिया टैक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद अकबर उसको हटा देगा, लेकिन फिर औरंगजेब आता है, फिर से जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब जजिया टैक्स को फिर से लागू कर देता है। तो कहने का मतलब ये एक सोर्स ऑफ इनकम होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, ठीक है। तो the new kingdom as the that emerged in the Deccan and the further south, including the chieftains and the Cholas, Cheras, Pandyas. तो तमिलकम एक क्या है, पांड्याज इन द तमिलकम, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। तो ये तमिल कंट्री में आपने देखा कि चोला, चेरास, पांड्यास, ठीक है, इन डायनेस्टी ने रूल किया। तो इसमें इस जहां पर रूल किया, इसको तमिलकम बोला जाता है। तमिलकम का मतलब होता है तमिल कंट्री। तो तमिल कंट्री में चोला, चेरा, पांड्यास ने इन्होंने सदर्न साइड में रूल किया। ये चीफेंस थे, ठीक है। चीफेंस क्या होते हैं, एक तरह के राजा ही होते हैं। न्यू नोशंस ऑफ द किंग में फिर हम देखेंगे कि चीफ वाज द पावरफुल मैन हु पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटी, ठीक है। तो ये अच्छा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि डिवाइन ऑफ द किंग। अब मौर्य के पतन के बाद, क्योंकि अशोक तक तो बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है, मौर्य एम्पायर बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके सक्सेसर आते गए वैसे वैसे वीक सक्सेसर की वजह से ये अपने डिक्लाइनेशन की तरफ आने लगता है। और एक टाइम आता है जब ये बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, इनके वीक सक्सेसर की वजह से बाहर के आउटसाइडर इन पर अटैक करते हैं, इनके राज्य को जीत लेते हैं और खुद रूल करने लगते हैं। उन्हीं में से एक था कौन, उसी में से एक थे कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है। तो किंग्स ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ अ वैरायटी ऑफ द डिटीज ऑर्डर टू क्लेम द हाई स्टेटस। अब जो राजा होते थे वो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे कि हम ही बस भगवान है, हमारे से ऊपर कोई है नहीं, मतलब कोई भी नहीं है हमारे पर, एक्सवाइजेड भगवान भी नहीं है। तो वो पृथ्वी पर जब आए ना, मतलब धरती पर आए, तो वो अपने आप को भगवान मानते थे कि इस पूरी दुनिया के हम ही भगवान हैं, ठीक है। तो तुम्हें हमें ही वर्शिप करना है, हमारा कहना, हमारा जो भी ऑर्डर पास हो गया उसको बिल्कुल भगवान का ऑर्डर मान करके तुम्हें ओबे करना है उसको, ठीक है। तो king and often tried to identify themselves with a variety deities in order to claim the high status. This strategy was used by the Kushanas. और ये इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो कुषाण रूलर्स ने फॉलो की थी। मतलब डिवाइन ऑफ किंग, कि हम तो गॉड की परछाई हैं, ठीक है, गॉड का दिव्य प्रकाश, मतलब गॉड ने हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, राइट। सो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सीई तक इनका रूल जो है होता है। हु ना सिर्फ इंडिया पर भी बल्कि माना जाता है कि चाइना पर भी इन्होंने रूल किया था, जैसे कनिष्क की बात करते हैं उनको, ठीक है। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अब ये वाला एरिया आप जो देख रहे हो हमारे इंडिया का, ठीक है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये, ठीक है, ये कौन सा है, पूरा का पूरा ये सेंट्रल एशिया, जिसमें आपकी जितनी स्थान वाली कंट्रीज है ना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये स्थान, वो सारी सेंट्रल एशिया में आ जाती है। तो यहाँ से आपके सेंट्रल एशिया से लेकर के और पूरे नॉर्थ वेस्ट साइड तक इनका पूरा का पूरा ये एम्पायर था। कॉलेजल स्टैचू, तो एक हमें स्टैचू मिला है इस तरह का बना हुआ, ठीक है, हालांकि इसकी मुंडी नहीं है, वो टूट फूट गई है क्योंकि बहुत पुरानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, इनके कॉस्ट्यूम से ही लगता है कि किस तरह से ये कितने पावरफुल थे, राइट। तो इस कॉलेजल स्टैचू ऑफ द कुशानाज रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन। तो ये क्या करते थे, मंदिर के बाहर जो एंट्रेंस गेट होता है टेंपल का, तो उस टेंपल के एंट्रेंस गेट के पास ही क्या करते थे, अपनी बड़ी सी मूर्ति लगा देते थे, ठीक है। लोग विजिटर, जो भी डिवोटीज आते, वहां पर विजिटर्स आते, तो सबसे पहले इनको प्रणाम करते। आप भी देखते हो ना कि कई बार टेंपल्स में ऐसा होता है कि जिसने वो टेंपल कंस्ट्रक्ट करवाया है उसकी बड़ी सी मूर्ति लगा दी जाती है, देखा होगा ना आपने। आप बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपने ऐसा कहां पर देखा है, राइट, कौन से टेंपल में देखा है। तो क्या करते हैं इससे कि जो भी वहां पर विजिटर्स आते हैं तो उनको ये पता रहे कि भाई देखो ये इतना बड़ा सुंदर सा टेंपल किसने बनवाया, इन्होंने बनवाया। हालांकि वो
इस दुनिया में नहीं रहे हैं अब, ठीक है, इसलिए उनका स्टैचू बना दिया गया, इनके मूर्ति बना दी गई है ताकि लोग इनको याद रख सके कि ऐसा ही काम जो है वो कुषाण डायनेस्टी के रूलर करते थे। तो बड़ा सी एक बहुत बड़ी सी स्टैचू बनाई गई, ठीक है। इंस्टॉल अ श्राइन कहाँ पर? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। बाय द 4th सेंचुरी एविडेंस द लार्जर स्टेटस। ये इस तरह के स्टेटस को दर्शाती है कि अगर उन्होंने टेम्पल के एंट्रेंस गेट के साथ में इसको अपना स्टैचू को इंस्टॉल करवाया, इसका मतलब ये कि पहले वो मेरे सामने अपना सर झुकाए, उसके बाद वो भगवान के सामने, है ना। तो आप डीप मीनिंग समझ सकते हो कितना है ये, राइट। तो फिर उसके बाद 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर्स हैव बीन फाउंड द, ठीक है। तो गुप्ता रूलर के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है, ठीक है, श्रीगुप्त, राइट। लेकिन सबसे पावरफुल जो माना जाता है और सबसे जो फेमस रूलर हैं इनके, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकेंड। गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड, ठीक है, मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट द सामंतास। तो गुप्ता एम्पायर का जब रूल चलता है, ठीक है, तो ये मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन सामंतास, तो ये गुप्ता एम्पायर जो है वो सामंतास पर, मैन हूँ, सामंतास कौन होते हैं, इन पर डिपेंड करते थे। कौन होते थे ये? मैन हूँ। अब देखो ये सामंतास कौन होते थे? जो आपने मूवी देखी होगी ना, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, ठीक है। अब उसे महाराष्ट्र साइड में, डेक्कन साइड में क्या होता था, इसी तरह के सामंतास होते थे ना, तो वो भी एक तरह के राजा ही होते थे। हाँ, ये है कि वो एक तरीके से पूरे जो भी एरिया में रिसोर्सेज होते थे, नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, उनको यूज किया करते थे। सामंतास मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू अ लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। तो वो रूलिंग के साथ साथ में वहां के रिसोर्सेज को भी यूज किया करते थे। तो कहने का मतलब ये भी धीरे धीरे इनकी भी इमर्जेंस होती है। तो इस यहां तक हमने चैप्टर में क्या समझा कि ये समझा कि स्टेट्स किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में बल्कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग तरह के रूलर्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, स्टेट इमर्ज हो रहे हैं जहां पर रूलर रूल कर रहे हैं। तो कौन कौन से रूलर रूल कर रहे थे ये भी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट आता है चेंजिंग इन द कंट्री साइड। अब ठीक है, हमने ये थोड़ा सा अर्बन एरिया में तो पता लग गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रूरल एरिया की, राइट, कंट्री साइड एरिया की। तो रूरल एरिया में पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग क्या माना गया है कि जैसे रूलर होता है, ठीक है, जैसे रूलर होता है तो रूलर तो पूरे एम्पायर पर रूल करेगा। उसका एम्पायर होगा तो उसका एम्पायर का एक ही राजा होगा जो पूरे एम्पायर को देखेगा। अब बात करते हैं अर्बन की और रूरल एरिया की, ठीक है, विलेज एरिया की। तो ठीक है, जो सिटीज में रह रहे थे, टाउन में रह रहे थे, उनको तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, लेकिन व्हाट अबाउट विलेज एरियाज? तो विलेज एरिया के लोग अपने राजा से कभी कभी इतने परेशान हो जाते थे क्योंकि राजा सुनता नहीं था किसी की, अपनी मोनोपोली जो है एक तरह से उन पर इम्पोज कर दिया करता था, ठीक है। इतना टैक्स उन पर इम्पोज कर दिया करता था कि फार्मर जितनी प्रोडक्शन, जितना खेती बाड़ी करते थे, अनाज निकलता था तो 60-70% तो राजा ही ले जाता था। थोड़ा बहुत बचता तो क्या वो उनको सेल करेंगे, क्या वो उनको अपने घर में यूज करेंगे? तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ थी बहुत मिजरेबल हो जाती थी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन द। अब ये हमें गांव के बारे में कैसे पता चला कि एक रूलर इतना क्रूल था, ठीक है, इस तरह से वो अपनी प्रजा को परेशान रखता था, ठीक है। प्रजा बहुत ज्यादा परेशान थी, उनके मरने की दुआएं करते थे कि बस ये हमें इससे पीछा छुड़ा दे भगवान किसी तरह से। तो ये चीजें हमें कहां से पता चली? कहीं ना कहीं से तो पता चली होगी ना, तभी तो अपने आप से तुम्हारे मन में नहीं आई होगी, हमारे हिस्टोरियन के मन में नहीं आई होगी, दिमाग में नहीं आई होगी कि बस इसको लिख दो। बच्चे, प्रूफ, हिस्ट्री में प्रूफ जो होते हैं ना वो बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो ये प्रूफ कहां से मिले? हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन इन द एंथोलॉजी सच एज द जातकास एंड द पंचतंत्र, ठीक है। तो ये हमें जातक क्या होती है, जातक कथाएं होती है, स्टोरीज होती हैं, और पंचतंत्र से पता चलता है। तो पंचतंत्र में जैसे एनिमल्स के ऊपर जो होती है, एक चीकू बंदर था, अपनी बुद्धिमानी से उसने किस तरह से एक लायन को मात दी थी, है ना। तो जातक वर रिटन इन द पाली। तो ये जातक कथाएं किसमें लिखी होती थी? पाली भाषा में, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी के मिडल में पाली भाषा में ये जातकें लिखी होती थी, जातक कथाएं लिखी होती थी। एक स्टोरी है जिसका नाम है गंदा तिंतु जातका, ठीक है। तो गंदा तिंतु जातका में क्या बताया गया है? एक विक्ड किंग के बारे में बताया गया है, कितना क्रूल था वो, किस तरह से अपने प्रजा को परेशान रखता था, खास करके गांव वालों को, ठीक है। उन पर इतना ज्यादा टैक्स इम्पोज किया गया था, लोग इससे परेशान होते थे और नहीं टैक्स पे करते थे तो उनको पनिश किया जाता था। तो लोग धीरे धीरे गाँव छोड़ करके जंगलों की तरफ जाने
जाने लगे, क्योंकि जंगलों पर राजा की मोनोपोली नहीं होती है, क्योंकि उनके वो राज्य की सीमा से परे होते हैं। हाँ, ये है कि जंगलों में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। जो राज्य में रहेगा तो उनके रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और जो नहीं मानते हैं वो जाकर के जंगलों में रहते थे। तो इस तरीके से वो परेशान होकर जंगलों की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, अब क्या क्या जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो एक तो रिवर वाटर, मैंने बताया ना कि गंगा और कावेरी जो रिवर होती थी, कोई भी रिवर होगी तो उसके आसपास में जितने भी एरियाज होंगे तो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन उतना ही अच्छा लगेगा, निकलेगा। तो उसके बाद आयरन प्लो शेयर लेट द ग्रोथ ऑफ द, अब उसमें साथ साथ में क्योंकि आयरन माइंस बहुत थी, ठीक है, आयरन माइंस की वजह से जो भी वेपन्स वगैरह में आयरन यूज की जाती थी, तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो प्लो में ना हल होता है, तो उसकी टिप पर क्या हुआ था, उसकी टिप पर एक नुकीली इसकी लोहे की, आयरन की कोई चीज लगाते थे। जैसे जैसे वो खुदाई करते थे, प्लो करते थे, तो वो जमीन नीचे तक खुदाई हो जाती थी उसकी, राइट। और जो एक प्लांट को ग्रो करने में जो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सारे उसको जमीन से मिल जाते हैं। तो जितनी ज्यादा गहरी खोदेंगे उतनी ज्यादा उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में ये चीजें काफी काम आती थी। नेक्स्ट होता है डिफरेंस द रूरल सोसाइटीज। ठीक है, अब रूरल सोसाइटी में यानी कि कंट्री साइड वाले, गांव वाले एरिया में भी किस तरह से डिवाइडेड थी, कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। अब एक तो वो कैटेगरी बनेगी जिसके पास लैंड बहुत ज्यादा होगी, लाइक जमींदार। एक वो होगी कि थोड़ी बहुत जमीन है जिसके पास, ठीक है, तो वो एवरेज फार्मर्स में काउंट किया जाएगा। एक वो है जो बिल्कुल लैंडलेस होगा, जो लेबर होगा, दूसरे के खेतों में जाकर काम करेगा। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी कंट्री साइड में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि विद द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ता गया, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया, क्योंकि उनके पास एक यही जरिया था जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे थे। क्योंकि बाकी तो काम जो है वो सिटीज की तरफ थे, शहरों की तरफ थे। अब सारे लोग तो शहरों में जाकर ये काम नहीं करेंगे, तो लोगों ने देखा भाई एक यही जरिया है, तो इसी में अपना फ्यूचर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस अमंगस्ट द पीपल एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, लाइक लैंडलेस एग्रीकल्चर, राइट, लेबर्स, स्मॉल पीजेंट एंड द लार्ज लैंड होल्डर। तो इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, गहपति। गहपति क्या होता है, पाली भाषा में गहपति लिखा होता है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, गहपति का लिटरल मीनिंग होता है हेड ऑफ द फैमिली, राइट, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो हेड ऑफ द फैमिली के अंडर में ही सारा काम होता था। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे दादाजी होते हैं, तो दादाजी के देख रेख में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं। कोई भी शादी ब्याह का मामला हो गया, मैटर हो गया, तो उसमें दादाजी की पूछी जाती है। ठीक है, और पूरी प्रॉपर्टी होती थी वो दादाजी के नाम होती थी। अब तो खैर सिचुएशन चेंज हो गई है, राइट। इसके अलावा अगर कोई पशु भी होते थे वो भी दादाजी के नाम होते थे, कोई व्हीकल होता था वो भी दादाजी के नाम होता था, जमीन भी दादाजी के नाम होते थे। XYZ हेड ऑफ द फैमिली कौन होते थे, जो भी XYZ का, चाहे वो दादाजी थे, वो ताया जी थे, चाहे वो पापा हैं, कोई भी XYZ। ठीक है, तो गहपति होता है हेड ऑफ द फैमिली, जिसकी देख रेख में सारे काम होते हैं। इन द तमिल, तो गहपति वॉज ओपन यूज इन पाली डेजिग्नेट द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी। तो अर्ली जो ये थर्ड कैटेगरी थी, कौन सी, ये जो आप लार्ज लैंड होल्डर कर रहे हो ना, तो ये थर्ड, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में, मतलब जो स्मॉल पीजेंट होते थे और जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, तो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में ये गहपति वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें हर तरह के डिसीजन को लेने के लिए सबसे पहले उनकी परमिशन ली जाती थी। अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट, तो जो संगम टेक्स्ट है उसमें ना गांव की कैटेगरी को, गांव वाले एरिया को या गांव की सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी, एक तो जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत लैंड थी, उनको विल्लार कहा जाता था। ठीक है, बिल्लौर कहा जाता था। एक प्लोमैन थे जो उनके खेतों में हल चलाया करते थे, उसको उझावर कहा जाता था। और अदमई को स्लेव्स कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके पास लैंड नहीं होती थी, दूसरे के खेतों में काम करते थे, तो वो अदमई कहलाते थे, और अदमई का मतलब होता है स्लेव, राइट। लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूलर एलिट्स, अब लैंड ग्रांट करने का राइट किसके पास था। ठीक है, अब जैसे ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट करनी होती थी, वो हवन यज्ञ वगैरह करते थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, तो उनको भूमि दान कर दिया करते थे, है ना।
तो ये राइट सिर्फ मैन को ही था और रॉयल फैमिली ही, क्योंकि उनके पास बहुत सारा, या फिर जो जमींदार होते थे उन्हीं के पास होता था, तो वो लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। ठीक है, तो लैंड ग्रांट ऑफ द लैंड वर स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। तो बहुत टाइम पहले लैंड ग्रांट करने का कि भाई तुमने अच्छा काम किया है, तो पैसे इतने होते नहीं थे, तो उनको लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। ठीक है, भूमि दान कर दिया करते थे। तो मैनी ऑफ दीज वर रिकॉर्डेड इन था, तो ये भूमि दान करने का भी रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। आपने देखा होगा कहीं टेम्पल बना होता है ना, उसकी दीवारों पर उसके कहीं ना कहीं ना छोटा सा एक वो दीवार पर लिख दिया होता है, एक प्लेट बना दी जाती है, वहां पर लिखा होता है कि कंस्ट्रक्टेड बाय दिस, तो इस पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने इसमें इतने लाख रुपए दिए या इतना पैसा दिया, किसी ने ईंटें डलवाई, किसी ने इसमें कुछ किया, किसी ने उसको लैंड ग्रांट करी, तो उनका रिकॉर्ड जो है वहां पर मेंशन किया जाता है। तो यही काम पहले भी होता था। ठीक है, तो द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स द आइडियाज आइडिया रूलर अबाउट द रूलर पॉपुलेशन। तो इंस्क्रिप्शन से हमें रूलर की पॉपुलेशंस के बारे में भी पता चलता है। जैसे अभी हमने देखा कि अदमई होते थे, उझावर होते थे, वेल्लौर होते थे, राइट, किस तरह से वो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। दीज इंक्लूडिंग द ब्राह्मणास, पीजेंट एज वेल एज द अदर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ द प्रोडक्टिव ऑफ द किंग फॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जैसे राजा किसी को किसी से खुश हो जाता था, बहुत अच्छा काम किया था, जैसे उनके नाइट्स होते थे, किसी उनके सैनिक ने, सोल्जर ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको लैंड ग्रांट कर देता था। ठीक है, किसी ब्राह्मण ने बहुत बड़ा हवन यज्ञ किया है तो उनको लैंड ग्रांट कर दिया था। कई बार ऐसा होता था पशुओं भी दान कर देते थे। तो ये जो ग्रांट वाला सिस्टम था ये अर्ली सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। अब ये है आपका क्या, अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। अब ये पूरा का पूरा अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन है, क्लियर। एलिट और द अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहर की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो उसमें एलिट्स भी होंगे और क्राफ्ट पर्सन भी होंगे, राइट। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें, क्लियर। टाउन एंड ट्रेड, तो न्यू सिटीज में क्या बढ़ेगा। अब जैसे इतना बड़ा एम्पायर होगा तो वहां पर अभी हमने विलेज एरिया को देखा कि किस तरह से सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, राइट। किस तरह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा था, एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज अपनाई जा रही थी जिसकी वजह से बहुत अच्छी उपज हो रही थी। अब हम थोड़ा सा आते हैं शहरों की तरफ, अर्बन सेंटर्स की तरफ। तो न्यू सिटीज बनने लगी थी, द अर्बन। अब देखो ट्रेड बढ़ेगा। अब मान लो ठीक है कि फार्मर ने बहुत सारा ग्रेन प्रोड्यूस कर दिया है अपने खेतों में, उनके बहुत सारा अनाज पैदा हो गया। अब वो सरप्लस जो ग्रेन है यानी कि जो एक्स्ट्रा अनाज है, अब उसको सेल करने के लिए कहीं दूसरी जगह पर जहां पर उनकी डिमांड है वहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाने के लिए जो चीज हमारे पास नहीं है तो वो इंपोर्ट करवाई जाएगी, जो चीज हमारे पास ज्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो बढ़ने लगेगा तो इससे शहरों का निर्माण होगा, अर्बन सेंटर्स बनेंगे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट इन द 6th सेंचुरी बीसी। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रिवर रूट द कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि रिवराइन भी और लैंड रूट दोनों तरीके के रूट्स जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, दोनों तरह के रूट्स को लोग अपनाएंगे। ठीक है, तो अदर्स एज द उज्जैनी, तो जैसे पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, तो मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग द रूट कम्युनिकेशन लाइक पाटलिपुत्र वाज द रिवराइन। तो पाटलिपुत्र किसके पास में लोकेटेड है, तो ये गंगा रिवर के पास में। ठीक है, ये गंगा रिवर के पास में लोकेटेड है। अब रिवराइन से उसमें शिप्स चलेंगी, बोट्स चलेंगी। ठीक है, उसकी वजह से जो है चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, तो यहाँ पर रिवराइन रूट को फॉलो किया जाएगा। अदर सच एज द उज्जैनी, उज्जैनी में क्योंकि बीच में उज्जैनी है, अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो उज्जैनी कहां पर है, ये रहा आपका उज्जैनी। मैं यहां पर फिर भी दिखा देती हूं। तो उज्जैनी कहां पर है, ये उज्जैनी। ठीक है, ये है उज्जैनी। तो उज्जैनी में बताया गया है कि किस तरह से रिवर यहाँ पर लैंड रूट फॉलो किया जाता था, क्योंकि ये जो है वो आसपास में इसके कोई भी रिवर नहीं थी और ना ही ये कोस्टल एरिया। तो उज्जैनी यहाँ पर है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर है। तो इसमें बताया जाएगा कि उज्जैनी हो गया और पाटलिपुत्र। उज्जैनी में लैंड रूट फॉलो किया जाएगा, राइट। उज्जैनी में लैंड रूट फॉलो किया जाएगा। एंड येट अदर सच एज द पुहार। अब ये पुहार कहां पर है, ठीक है, ये पुहार कहां पर है, तो पुहार को भी देखेंगे हम। ठीक है, ये रहा पुहार, राइट, पुहार ये रहा, क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, ये उज्जैनी है, ये पुहार है और पाटलिपुत्र है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र है, राइट। तो पाटलिपुत्र में तो गंगा रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ पर रिवराइन रूट, ठीक है,
रिवराइन रूट फॉलो किया जाएगा, यहाँ पर लैंड रूट फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पुहार में देखो कोस्टल एरिया है ना, समुद्र के आसपास में, तो यहाँ पर सी रूट फॉलो किया जाएगा। क्लियर, यहाँ पर सी रूट फॉलो किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन। तो द अदर आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड द एक्सकवेशन इंक्लूड द फाइन पोट्री बोल्स। इसके अलावा जो हमें एक्सकवेशंस के दौरान, खुदाई के दौरान जो चीजें हमें मिली, उसमें से हमें एक चीज ऐसी मिली जो बहुत ही फाइन क्वालिटी की थी, जो उस टाइम में यूज की जाती थी। एलीट पर्सन उसको, जो रिच पर्सन थे या रॉयल फैमिली से उसको यूज करती थी, कि बॉल मिला हमें। बॉल जानते ना, वो बॉल खेलने वाली बॉल नहीं, बाउल, कटोरा, ठीक है। एक ऐसा प्याला मिला जिसको कि नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं। और ये जैसे घरों में आप देखते होगे ना, बोन चाइना के कप बहुत अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, टी कप्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो शाइनी होते हैं, ठीक है, चमक बहुत ज्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो सेम ऐसे ही द आर्टिफिक्स रिकवर फ्रॉम द एक्सकवेशन इंक्लूडिंग द फाइन पॉटरी बोल्स एंड द डिशेस विद अ ग्लोसी फिनिश, बहुत ज्यादा फिनिशिंग होती थी, नोन एज, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता था, नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता था। किनको, जो आर्टिफिक्स, जो एक्सकवेशंस के दौरान जो चीजें मिली, मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी ऐसी थी वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती थी, और उसको माना जाता है कि हर जगह नहीं मिली, बहुत ही रेयर मिली। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी कॉस्टली थी, और कॉस्टली होगी तो वो लोग, अमीर घर के लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। द आर्टिफिक्स ऑल्सो इंक्लूड द ऑर्नामेंट। इसके अलावा हमें नर्दर्न ब्लैक पॉलिश यानी कि मिट्टी के बर्तनों के अलावा हमें ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइन मेड ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द मेटल्स, गोल्ड। इसके अलावा हमें कुछ मेटल्स भी मिली, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड द टेरिकोटा। तो इसके भी हमें काफी सारी चीजें मिली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स वर नोन एज। तो ये जो मर्चेंट्स का जो ग्रुप होता था उसको क्या कहा जाता है, गिल्ड कहा जाता है, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। मर्चेंट्स वर नोन एज द गिल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप होता था, ठीक है, ये ग्रुप है, और इसमें मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, इसमें मर्चेंट्स होते थे। तो इन मर्चेंट्स को, इनके ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था, गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था, गिल्ड या श्रेणी, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी, गिल्ड्स और श्रेणीज, राइट, इनको क्या कहा जाता था, गिल्ड या श्रेणी। तो these guild were probably procured raw material regulated production and the marketing the finished product। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि किस तरह से एक जो मर्चेंट होता है ना, वो एक काम कराता है, लेकिन उस एक काम के पीछे काफी सारे लोग इंक्लूड होते हैं उसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक शर्ट बनाने का काम होता है, तो शर्ट में पहले रॉ मटेरियल होता है कि फार्मर से कॉटन बोल्स ली गई, कॉटन बोल से फिर वो दूसरे के पास गया, मर्चेंट, वही सेम मर्चेंट है, किसान से कॉटन ली, ठीक है, कॉटन बॉल्स ली, कॉटन बॉल से स्पिन करने के लिए कॉटन को, तो किसी और को दिया, फिर थर्ड पर्सन के पास जाता है कि तुम्हें इसका थ्रेड बनाना है, फिर फोर्थ के पास जाता है कि इसके पास क्लोथ बनाना है, फिर फिफ्थ के पास जाता है इसको डाई और प्रिंट वगैरह करना है, फिर टेलर के पास जाता है। इस तरीके से वो एक शर्ट बनने में इतने सारे लोग इंक्लूड होते हैं। तो इसमें बताया गया कि दीज गिल्ड प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट तक बनते बनते इतने सारे काम करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, गिल्ड और श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम द 6th century BC, लैंड और रिवराइन रूट क्रॉस सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड इन द वेरियस डायरेक्शन, द बोथ ओवरलैंड एंड द ओवरसीज, ठीक है। ये हमने देख लिया कि सी रूट भी यूज किया जाता था और लैंड रूट भी यूज किया जाता था। सो दोज हु ट्रेवल, दोज, देखो जब ये सी रूट्स जब वो करते थे ना, समुद्री यात्राएं करते थे, तो एक पर्टिकुलर राजा जो होता था, रूलर, वो किसी को स्पॉन्सर किया करता था कि तुम्हें सी रूट फॉलो करना है, और जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड या जो भी व्यापार से रिलेटेड बातें होती थी या ट्रेडिंग कराना होता था, तो हमारा ट्रेड वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए किसी को स्पॉन्सर किया करते थे, पैसा दिया करते थे कि तुम्हें वहां तक जाना है, और इस तरीके से ट्रेडिंग रिलेशन बनाने हैं। और ये बिजनेस पर्पज से, जैसे पेरेंट्स जाते हैं ना, शायद आपके पापा भी जाते हैं, राइट, तो आपके घर में भी जाते होंगे, कोई बिजनेस पर्पज से बाहर टूर करते हैं, टूर इन द सेंस कि कोई भी डील वगैरह करते हैं ट्रेड को बढ़ाने के लिए आगे। तो सेम पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन इसमें एक चीज होती थी कि अगर कोई मर्चेंट जो होता था, ठीक है, मर्चेंट इन द सेंस कि अगर जिसको स्पॉन्सर किया गया है, ठीक है, तो वो अगर सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था जहां उसको जाना है, और वो सी रूट फॉलो करेगा,
राइट। तो जहां सही सलामत पहुंच गया तो ठीक है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है कि इधर से भी राजा पैसा देगा और उधर से वहां से ट्रेड करके आएगा तो उसको डबल फायदा होगा। लेकिन क्या होता था कि कई बार सी में साइक्लोन्स भी आ जाते थे तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था, वो मर भी सकता था। ठीक है। अब जो सक्सेसफुली जो मर्चेंट्स होते थे जब वहां तक पहुंच जाते थे अपने डेस्टिनेशन तक, उसको क्या बोला जाता था? मसत्वन बोला जाता था। तमिल में उसको मसत्वन बोला जाता था। ये वर्ड याद रखना क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। तो काफी सारी चीजें ऐसे हैं जो आपके जो ब्लू बॉक्स होता है ना उसमें से निकाली गई है। तो ये ब्लू बॉक्स पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देना है। एंड द सेठीज एंड द, और सेठीज इनको बोलते हैं, सेठीज और द सत्वाहास और प्राकृत में, यानी कि तमिल में इनको महासत्वन बोलते हैं और प्राकृत भाषा में इनको सेठीज और सातवाहास बोलते हैं। ठीक है। किनको? जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे जो वहां तक पहुंच जाते थे। कॉइन्स एंड द किंग्स में हम पढ़ने वाले हैं कि पंचमार्क कॉइन सबसे पहले, देखो पहले तो मैंने क्या कहा भी कि पैसा नहीं होता था तो लैंड ग्रांट कर दी जाती थी। ठीक है। अनाज दे दिया जाता था, बहुत सारा पशुदान कर दिए जाते थे। तो पहले पैसों की कमी तो पहले से हो ही नहीं थी क्योंकि कॉइन्स का तो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। ठीक है। तो जो सबसे पहले कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई इस लेन देन में, इस व्यापार में मुद्रा जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। राइट। तो कॉइन जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पंचमार्क कॉइन सबसे पहले ये इंडो ग्रीक, ठीक है, जो सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कराएंगे। सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कौन कराएंगे? इंडो ग्रीक। ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूँ इंडो ग्रीक, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया, बनाया। सिक्के क्या होते हैं, किस तरह से ये अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये इन्होंने बताया। और ये पंचमार्क कॉइन होते थे, ये होते थे एक ठप्पे वाले होते थे, यानी कि उस पर जो है राजा की फोटो छाप दी जाती थी, कोई ठप्पा लगा दिया जाता था राजा की पिक्चर का। तो इस तरीके से ये राजा की पिक्चर उस पर लग जाया करती थी। फिर ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना किस तरह से ये मिंट करके कुछ वर्ड्स में कुछ लिखा भी गया लेटर्स में। राइट। तो राजा की पिक्चर के साथ साथ में इसमें कुछ लिखा भी होता था। इसको कहा जाता है पंच मार्क्ड कॉइन, ठप्पे वाले। ठीक है। आहत सिक्के जिनको बोलते हैं। और ये दो उससे बने होते थे, मेटल के बने होते थे, सिल्वर और कॉपर के। गलती मत कर देना, गोल्ड और सिल्वर मत कर देना। ठीक है। कॉपर और सिल्वर के। तो वर द अमंगस्ट अर्लीस्ट टू बी मिंटेड इश्यूड न्यूमिमिस्टिस्ट। ठीक है। न्यूमिमिस्टिस्ट क्या होता है? हैव स्टडी द। अब इन पर जो लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, इसकी स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है? न्यूमिमिस्टिस्ट। यानी कि कॉइन पर लिखे हुए कंटेंट को स्टडी करने वाले को न्यूमिमिस्टिस्ट कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट द पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क। तो फर्स्ट इससे पता चलता है कि किस राजा ने ये सिक्के बनवाए। ठीक है। उस पर क्या लिखा था। तो ये इसकी कॉइन्स की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है? न्यूमिमिस्टिस्ट। ठीक है। तो द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, पता चला कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड इन द, देखो फर्स्ट सेंचुरी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन्होंने ही करे थे। फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने यूज करे थे? यहां पर सेंचुरी मेंशन है, इसको ध्यान देना। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी सीई बाय द कुशानास। ठीक है। तो गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। दीज वर virtually identical in weight with those issued the contemporary Roman emperors and the Parthenian rulers of Iran। तो जैसे ईरान के जो पार्थेनियन रूलर्स थे, ठीक है, पार्थेनियन तो रूलर्स थे वो, ठीक है, और रोमन एम्परर जो उन्होंने कॉइन्स को इशू किया था, सेम वैसे इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स को यूज किया। ठीक है। इनको इंट्रोड्यूस किया। तो कॉइन्स वर इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक। तो कॉइन्स को न सिर्फ राजा ही बल्कि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे वो भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे। कॉइन्स वर इशूड मतलब बनाना या उनको अप्लाई करवाना। तो इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो रूलर गोल्ड कॉइन्स को यूज किया करते थे वो कौन थे? गुप्ता रूलर्स। ठीक है। नेक्स्ट, डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शन, डिसाइफरिंग द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब जो हमने सबसे पहले इसे पढ़ा कि एक पर्सन थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोका के ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। तो ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट थी कुछ इस तरीके से थी। देखो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड इन द राइट द मॉडर्न
इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो आज हम इंडियन लैंग्वेज देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो इंडिया में यूज होती हैं वो किससे इमर्ज हुई है, किससे निकलकर बनी हुई है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही। ठीक है, तो स्क्रिप्ट अलग होती है, स्क्रिप्ट बताती है किस तरह से हमें लेटर्स को, सेंटेंस को या किसी भी चीज को लिखने का तरीका बताती है कि अगर हमने इसमें ये लिखा, ठीक है, अगर हमने सीता लिखा, इधर स पे ई की मात्रा, त पे आ की मात्रा, ठीक है, इसको स को ऐसे बनाना है, तो ये जो लिखने का तरीका है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, राइट, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित कुड बी सेवरल मनुस्क्रिप्ट। तो उन्होंने क्या किया कि पहले एकदम से अचानक से थोड़ी ना पढ़ा जाएगा, पहले वो जेम्स प्रिंसेप जो था, यूरोपियन स्कॉलर जो थे, वो इंडियन पंडितों से मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे संस्कृत सीखी, संस्कृत सीखने के बाद फिर उन्होंने इंडियन टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, पढ़ने के बाद क्योंकि वो बाकी भाषा तो ठीक है जानते थे कि उनको अरेबिक आती थी, उनको ये आती थी, वो बहुत सारी भाषाएं आती थी, राइट, लैंग्वेजेस आती थी। अब जो जो इनको लैंग्वेजेस आती थी वो तो ठीक है, उनको तो अच्छी तरह से पहचानते, तो नहीं आती थी उनको पहले उन्होंने सीखा, फिर जाकर के एक एक लेटर को उन भाषाओं के साथ मैच किया कि इसका मतलब क्या होता है, क होता है, इसका मतलब क्या होता है, च होता है, इसका मतलब क्या होता है, ड होता है। तो कहने का मतलब अलग अलग भाषाओं में जो भी लेटर्स लिखे हुए थे उनके मीनिंग्स को जान करके तब जाकर उनको एक क्लियर पिक्चर रीडर्स को बताई गई। स्कॉलर्स हु स्टडी द अर्ली इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दीज वर रिटन इन द संस्कृत, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इनफैक्ट इन द प्राकृत। तो जो सबसे पहले हमें इंस्क्रिप्शंस मिले बच्चे वो प्राकृत भाषा में लिखे होते थे, गलती मत कर देना, संस्कृत मत कर देना, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे होते थे। लैंग्वेज की बात हो रही है, स्क्रिप्ट की नहीं, स्क्रिप्ट अलग थी। ठीक है, तो script is the another thing and language is the another thing, right? So it was likely after the decade the carefully investigation by the, तो काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमारे एपिग्राफिस्ट थे, कौन, जेम्स प्रिंसेप was able to, तो काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद, काफी सारी लैंग्वेजेस को सीखने के बाद फिर एक एक लेटर का मीनिंग उनको पता चला और फिर तब जाकर के 1838 में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर करने का ये जो बेड़ा उन्होंने उठा रखा था इसमें सफलता मिली, सक्सेस मिली। डिसाइफर द खरोष्टी, अभी तो हमने ब्राह्मी पढ़ा था, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम खरोष्टी स्क्रिप्ट को। तो ये ऐसे खरोष्टी स्क्रिप्ट होती थी। अब बोलोगे मैडम ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यही लैंग्वेज लिखी हुई थी, इसी लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे। ठीक है, तो द खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज इन द इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट, ये कहां पर यूज की जाती थी, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती है ना, ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, और ये हो गया आपका, चलो सारा बता देती हूँ, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। तो इस वाले एरिया में खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी। Here coins of Indo-Greek are found the rule over the areas. ठीक है, these coins contain the name of the king. जो भी यहाँ पर हमें coins मिले तो उन coins में किंग का नेम रिटर्न होता था। ठीक है, ग्रीक एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट होती थी इन पे जो लिखी होती थी। ठीक है, एंड लेटर प्राकृत वाज आइडेंटिफाइड दिस कॉइन, और फिर बाद में पता चला कि ये तो प्राकृत भाषा में लिखी होती है। ठीक है, फिर से समझो कि खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, हियर द कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक। तो जो इंडो ग्रीक ने जो कॉइन्स बनाए थे, अभी कौन से कॉइन बनाए थे, आहत सिक्के, यानी कि पंचमार्क कॉइन। तो उनपे जो भाषा लिखी होती थी, उनपे जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी वो या तो ग्रीक होती थी, ठीक है, या फिर खरोष्टी होती थी। फिर बाद में पता चला कि ग्रीक भी नहीं है, खरोष्टी भी नहीं है, ये तो प्राकृत भाषा में लिखी होती थी। तो फिर उसका इस तरह से जो है मीनिंग निकाला गया। क्लियर? नाउ हिस्टोरियन एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। अब ये हिस्टोरियंस को किस तरह से इंस्क्रिप्शन से काफी सारी चीजें पता हो चलती हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन देवपिया, ठीक है, often translated beloved of the god and the peer the sea pleasant to behold were the title adopted by the अशोका। तो ये जो दोनों टाइटल थी वो अशोका के द्वारा, टाइटल क्या होती है, उपाधियां होती है। ठीक है, मतलब अपना दूसरा नेम होता है, अपना एक्चुअल नाम ना लिखा करके दूसरा नेम। ठीक है, तो बहुत सारे टाइटल्स होते थे, तो जो राजा जितना ज्यादा हैवी टाइटल लिया करता था उसको उतना ही ज्यादा सुपर पावर समझा जाता था, पावरफुल समझा जाता था। जैसे विक्रमादित्य, ठीक है, महाराजा धीराज, महाराजा और फिर धीराज, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, ठीक है, बादशाह, राइट। इस तरीके से जो हैवी टाइटल, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, तो बहुत हैवी टाइटल लिया करते थे। इससे
सामने वाले को उनकी पावर का अंदाजा लग जाता था कि भाई इतनी हैवी टाइटल ली हुई है तो कितना ज्यादा उनका एक रुतबा होगा। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन किस भाषा में लिखे होते थे? प्राकृत भाषा में। एंड मोस्ट ऑफ द प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये जो प्राकृत लैंग्वेज में जो इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे, इनमें स्क्रिप्ट कौन सी यूज की जाती थी? ब्राह्मी। खिचड़ी बन गई। लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। और ये स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी। ठीक है। आफ्टर एग्जामाइनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, आफ्टर एग्जामाइनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शन फाइंड द मैच द टर्म द कंटेन स्टाइल। इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती थी कि एग्जामाइन करने के बाद दीज इंस्क्रिप्शन एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन द टर्म ऑफ द कंटेंट, कि उनका जो कंटेंट है जिस पे वो लिखा हुआ है उनके कंटेंट को मैच किया गया, उनका स्टाइल मैच किया गया, लैंग्वेज मैच की गई। ठीक है। एंड द पैलियोग्राफी एपिग्राफिस्ट हैव द कंक्लूडिंग दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। फिर काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये तो एक ही रूलर है, सेम रूलर है, जिन्होंने इस तरह से अपने आप को अलग अलग नामों में लिखवाया हुआ है। ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। ठीक है। तो इसमें लिमिटेशंस क्या होंगी? लिमिटेशंस इसमें होंगी कि किस तरह से हमारे हिस्टोरियन को किस तरीके से इंस्क्रिप्शन को क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में कि जिस तरह की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो किस तरह की थी कि फेडेड हो गए थे। ठीक है। मतलब लेटर फेड हो गए थे। ठीक है। फेडेड लेटर थे, फेडेड लेटर्स यानी कि धुंधले हो गए थे। ठीक है। मिसिंग लेटर, कुछ लेटर्स जो है वो मिस हो गए थे जिसकी वजह से वो उनका एक्चुअल सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता कर पाए। राइट। और दूसरे क्या हो गए थे? दूसरे जो है वो कुछ जैसे बुक्स वगैरह मिली तो बहुत पुरानी हो गई थी तो वहां पर दीमक लग गई, कुछ इस तरीके से वो कुछ कट फिट गए थे, पेजेस भी रफ हो गए थे तो अपने आप वो फटते चले गए। तो काफी सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी, बट एटलीस्ट क्या जितना उनको मिला उससे रीडर को बताया गया। ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और देखो बच्चे, जितनी आप अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे ना उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि पिछली बार 40% आए थे लास्ट ईयर, इस बार 50% कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि बच्चे ने टॉपिक को कितने अच्छे से क्लियर किया। जितने अच्छे से टॉपिक करोगे उतने ही आप मार्क्स स्कोर करोगे। मार्क्स स्कोर करने का एक और भी यहाँ पर आपको एक रास्ता बताया गया है, वो कौन सा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी रिवीजन होगी, जितने अच्छा आप कंसेप्ट पकड़ रखेंगे तो तभी जाकर आप अपने बोर्ड में टॉप कर सकते हो। अब ये तीनों चीजें, रेगुलर कंसिस्टेंसी भी चाहिए आपको। ठीक है। रेगुलरिटी भी चाहिए। तो जहां पर आपने रेगुलरिटी एक दिन भी स्किप कर दी, इसका मतलब आपकी तो वो गई, पीछे का आपने सारा जो जितना पढ़ा था वो धीरे धीरे वॉश होता चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया? कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी। ठीक है। आपका एक हर कंसेप्ट पे, हर टॉपिक पर आपकी पकड़, आपकी समझ। तीसरा क्या बताया? रिवीजन और प्रैक्टिस। बच्चे ये 4-5 चीजें जो ऐसी होती है ना जो आपको आपके टॉप बनने में बहुत बहुत हेल्प करेगी। और ये सारी चीजें आपको मिल रही है हमारे इस समर्थ बैच में। ठीक है। ये सारी चीजें मिल रही है हमारे इस समर्थ बैच में। तो फटाफट से जाइए, क्योंकि काफी सारे बच्चे समर्थ बैच में एनरोल कर चुके हैं। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि पता है उनको कि भाई हमें टॉप करना है। और टॉप कैसे करेंगे? जब हम इन चारों बाजू चीजों को अपने साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि आपका 70% जो है बोर्ड एग्जाम में जो सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं, 70% आपका वहां क्लियर हो जाएगा। बचा 30%, तो वो पूरा आपको रिवाइज भी करना है 70% भी, और 30% आपको एक्स्ट्रा जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी करने हैं। तो हमारे पास टाइम रहेगा कम। तो अप्रैल से लेकर जो आपका टाइम रहेगा, अप्रैल से मई तक का जो टाइम रहेगा, वहां पर बच्चे बहुत कम रहेगा, क्योंकि मई में आपके सीयूटी के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। मई में आपके सीयूटी के एग्जाम हो जाएंगे, अप्रैल में बोर्ड एग्जाम ओवर हो जाएंगे। तो ये जो बीच का टाइम देख रहे हो ना, ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। तो इसी कम को आपको अच्छे से रिवाइज करवाने के लिए ये जो समर्थ बैच है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके लिए जब भी आप इसको परचेज करने जाओगे तो आपके लिए एक कूपन कोड दिया गया है जिसका नाम है Y489। इस कूपन कोड को जब आप लगाओगे तो इस पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको जो है क्या दिया जाएगा, आपको इसमें सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। अगर नहीं भी किया है तो डायरेक्ट जाओगे आप गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप कर दोगे, जहां पर जाओगे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे। तो जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, इससे यहां पर पूछेगा आपसे इतने सारे, ठीक है, बैचेस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सीयूटी वाले बैच पर क्लिक करना है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर। उसके बाद सीयूटी पे क्लिक किया, उसके बाद आप क्या करोगे,
आर्ट्स पे हो, कॉमर्स पे हो, किसी पर भी हो, महापैक वालों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि महापैक में जो भी बच्चा एनरोल करेगा उसको सभी बैचेस के एक्सेस मिल जाएंगे। बार बार जो भी बैचेस नए आएंगे हमारी तरफ से, उसको उसमें बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार उसने महापैक ले लिया है। ठीक है, तो साल भर में जितने बैचेस नए 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 आते जाएंगे, महापैक वाले बच्चे उसमें बाय डिफॉल्ट और एनरोल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समर्थ बैच। ठीक है, समर्थ बैच में क्या करना है आपको, इस तरह से इसको टिक कर देना है। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे टिक कर देना है। और फिर जो आपको मैंने कूपन कोड बताया है Y489, बस ये कूपन कोड अप्लाई करना है। और फिर इसके बाद आपका ये जो कोर्स है वो कितने का पड़ जाएगा, 8714 का। 8714 यानी कि आपके पास ये कितने मंथ की वैलिडिटी है, पूरे 12 मंथ की। कि अगर आप ऑफलाइन भी ट्यूशन लगाते हो तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा आपको बेनिफिट पड़ रहा है अपने इस बैच में। ठीक है, तो मंथली अगर आप पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज देते हो तो मंथली कितना दे दोगे, 2 सब्जेक्ट लगाते हो 2000 दोगे, 3 सब्जेक्ट लगाते हो 3000 दोगे, 12 महीने तक कितने 36,000 दे दोगे। ठीक है, 24,000 दे दोगे। लेकिन ये तो आपका सिर्फ 8,000 9,000 का है ना। बेनिफिट किस में है, इसमें। ये आप और किसी के लिए नहीं, ये आप अपने लिए खर्च कर रहे हो। आप ये सोचो, तुम अपने लिए तुम ड्रेसेस लेने जाते हो, अपने लिए तुम खाने पीने में उड़ा देते हो, अपने लिए तो तुम अपने करियर के लिए नहीं लगा सकते हो उसको। तो बात पैसों की नहीं है, बात है आपके सपनों की, बात है आपके करियर की, बात है आपके पेरेंट्स के ड्रीम की। उनकी उनकी आंखों में देखना कभी कि कितनी ज्यादा उम्मीदें छुपी होगी आपसे, कि उनकी उम्मीद हो आप कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो टॉप करेगी, किस तरह से टॉप करेगी, उसके लिए वो सारा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं, तब जाकर आप लोगों को ठीक से अच्छे से पढ़ा पाते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बारी है कि आपको वो प्राउड मोमेंट उनको देना है जो जिसके वो हकदार हैं। ठीक है, तो जल्दी से आइए और फटाफट से हमारे समर्थ बैच को ज्वाइन कीजिए और टॉपर बनने का आपका और अपने पेरेंट्स का सपना जो है साकार कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।